नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सजीद सारथी, आपका दोस्त, आपका साथी और हम हैं यूनो ओपन माइक जो इवेंट है आर्टशाला का क्रिएट किया हुआ इस इवेंट के सेट पर। और यहाँ पे आज बहुत ही शानदार महफिल सजी थी। बहुत ही खूबसूरत शायरों ने यहाँ पे अपने कलाम पेश किए और मैं लाइव भी था इस प्रोग्राम में। और आप लोगों ने सुने ही होंगे जिस तरह की तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी है पूरे हॉल के अंदर। और एक के बाद एक जो शायरियाँ यहाँ हुई हैं और लोगों ने जिस तरह से उसको अप्रिशिएट किया है वो काबिल तारीफ है। और ऐसा इवेंट जो है इसको एक्सपीरियंस करना अपने आप में एक जी वाकई बड़ा तजुर्बा है अपने लिए भी। तो हम हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया के रेडियो प्लेबैक इंडिया जो है इस इवेंट का को स्पॉन्सर है और मेन स्पॉन्सर जो है वो मेंजा है। जी तो मेंजा जो है एक ऑडियो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जी जी मिलकर आपस में कुछ इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं। और ये 20 मिनट का सर्कल होता है जो 20 मिनट बाद अपने आप खत्म हो जाता है। जी जी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। हमें यहाँ पे एक हिंदी कम्युनिटी मिली हुई है, आरपीआई हिंदी कम्युनिटी, जहाँ जिसके थ्रू हम लोग हिंदी जो क्रिएटर्स हैं, हिंदी में जो क्रिएट कर रहे हैं, उर्दू में जो क्रिएट कर रहे हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को लेके आ रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज हमने काफ़ी सारे लोगों को आपसे मिलवाया है और मेरे साथ बहुत ही प्रतिष्ठित जो है एक शायर मौजूद हैं, सोहेल हाशमी साहब। तो सोहेल साहब आज के जो प्रोग्राम है उसके एक तरीके से शो स्टॉपर रहे और इन्होंने जो है आज बहुत ही शानदार जो है कलाम यहाँ पेश किया और सब लोगों ने जिस तरह से उसको अप्रिशिएट किया वो काबिल तारीफ है। तो सोहेल भाई आपका स्वागत है। सोहेल भाई आपका स्वागत है। जी जी, तो सोहेल भाई अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी शायरी से तो हम परिचित हैं, कुछ अपने बारे में भी बताइए। जी सजीव जी, बहुत कम उम्री से ही मैंने शायरी उर्दू अदब की दुनिया में कदम रख दिया था। मेरे वालिद हिंदुस्तान के कौना मश्क शायर डॉक्टर रफ़ीक अहमद हाशमी है। हमारे घर में हर माहाना नशिस्तें हुआ करती थी। हर महीने के पहले सनीचर को तरही नशिस्तें हुआ करती थी जिनमें एक मिसरा दिया जाता था और उस पर जयपुर के तमाम शोरा अपनी अपनी गजल अपने अपने कलाम लेकर के आते थे। अच्छा, एक मिसरा आप देते थे जी और जी जिसको कंप्लीट करना होगी चैलेंज जिसको एक उस मिसरे पे रदीफ काफी मुंतखब हो जाया करते थे, बहर 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 का इंतखाब हो जाया करता था और फिर उन मिसरों पर जयपुर के जितने भी तमाम शोरा हैं वो अपनी अपनी गजल लेकर के आया करते थे, गजल कहा करते थे उस पे। और एक तरीके से वो मेरे लिए तो शायरी का स्कूल था। मैंने उस कम उम्री में मखमूर सईदी साहब, कैसरुल जाफरी साहब, मलिक ज़ादा मंजूर साहब जो कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाज़िम मुशायरा रहा है, इनफैक्ट वसीम बरेलवी साहब 2 बार घर पे आए हमारे। और उन नशिस्तों में इनफैक्ट एकल नशिस्त थी वसीम बरेलवी साहब की। उस नशिस्त में तो आपने खुद ही नहीं पढ़ा। मेरे लिए वो स्कूल था, वहाँ मेरी तरबियत हुई। मेरी तरबियत जिन लोगों में हुई उनमें मलका नसीम साहिबा, इनामुल हक शरर साहब थे और इनामुल हक शरर साहब थे, इजहार मसरत यज़दानी, मेरे वालिद डॉक्टर रफ़ीक अहमद हाशमी। ऐसे ऐसे बड़े शायरों के कदमों में रह कर के मैंने अपने शायरी के शुरुआती सफ़र का आगाज़ किया। अलीफ बेते से शुरू किया। इनफैक्ट लोकेश कुमार सिंह साहिल जो आज हमारे साथ थे, मुशायरे के आज जो सदर थे, उनके साथ वो भी आया करते थे उन नशिस्तों में। मुझे मालूम है कि उन मुशायरों में मैं उनकी बहुत छोटा सा एक बच्चा उस वक्त हुआ करता था और उनकी गोद में बैठ कर के मुशायरे सुना कंप्लीट करता था। सर्कल आज पूरा हुआ। जी आज ये पूरा सर्किल हो गया है पूरा। और आप ये मानिएगा कि उन नशिस्तों में इतने मयारी कलाम सुनने को मिलते थे। वो एक तरीके से मेरे लिए स्कूल था जहाँ पर मैंने शायरी को सीखा, जहाँ मैंने जाना कि शायरी किस तरीके से की जा सकती है। और मैंने उस वक्त पे मैंने नाते पाक पढ़ना शुरू किया और नाते पाक से उन नशिस्तों की शुरुआत नाते पाक से हुआ करती थी। और नाते पाक की मेरी एक किताब राजस्थान उर्दू अकादमी की तरफ से शाया हो चुकी है। और हिंदुस्तान में मैं उस वक्त पे बहुत कम उम्र का इकलौता लड़का था जिसकी इतनी कम उम्र में नाते पाक की किताब अभी भी पब्लिश हो चुकी थी। और इन दिनों मुझे राजस्थान उर्दू अकादमी ने अभी संस्कृति संवर्धन अवार्ड से नवाजा है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ में रहा। तो इस तरीके से मैंने अपनी शायरी के सफर का आगाज किया। जी, तो ये जो आर्टशाला है इससे आपका जुड़ाव कैसे हुआ और इसको लेकर आपके क्या विजन है? जी, आर्टशाला का जुड़ाव मैं
दूं उसका, तो एक बार हम लोग जवाहर कला केंद्र में बैठे हुए थे। जवाहर कला केंद्र एक तरीके से जयपुर में आर्टिस्ट के लिए मक्का ही है वो। वहां पर हम लोग बैठे हुए थे कई लोग, और उस वक्त पे बकर भाई भी थे, अविनाश भी थे। आप लोगों ने मुझे उसका तारुफ कराया इस बज्म का, कि भाई ऐसे एक हम लोग आर्टशाला करके एक बैनर चलाते हैं और कुछ एक प्रोग्राम्स वगैरह करवा रहे हैं। और मैं उसमें पहले प्रोग्राम में जब गया तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था कि कितनी मतलब पंक्चुअलिटी के साथ कितना 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 फाइन तरीके से एक इवेंट को कराया जा सकता है, कितना मैनेज्ड इवेंट हो सकता है, और कितने अच्छे सुनने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, और फिर उस इवेंट से हमारा सफर ऐसा शुरू हुआ कि मेरे लिए बिल्कुल ये अब घर ही हो चुका है, कि अब आर्टशाला मेरा खुद का घर है। जी। तो इसको लेकर क्या विजन है आपके? अभी आप इसको किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? जी, क्योंकि ये अपने आप में मैंने देखा है कि एक बहुत ही शानदार प्रयास है। इसमें आप नए नए आर्टिस्टों को भी, नए नए जो शायर आ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, नया नया शुरू करें। मैंने अभी काफी लोगों से मुलाकात करी है, ज्यादातर जो है बहुत 2-2 साल से लिख रहे हैं, 6 महीनों से लिख रहे हैं, 8 महीनों से लिख रहे हैं। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको बहर की या जो लतीफ काफिया वगैरह इन सबकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो उनकी ग्रूमिंग हुई है वो अमेजिंग है। जी, और आज वो स्टेज पे खड़े होकर आप जैसे लोगों के साथ वो सुना रहे हैं, तो वो अपने आप में उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इसको लेकर आपके विजन्स क्या हैं, और क्या आप इसको? जी जी बिल्कुल, मैं इस पे एक बात बिल्कुल बहुत अच्छे से ये कह दूं जितने भी व्यूअर्स हैं, कि आर्टशाला ने अपना जो फाइन जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक इवेंट सेपरेट रख रखा है, जो कि बज़्म कलम है। और इसके अलावा आपने अभी ये यूनो ओपन माइक, और इसके अलावा अलग अलग ओपन माइक्स भी चलाते रहे हैं आप। उसमें आप आज बिल्कुल मेरी बात जब हुई बकर भाई से, तो उन्होंने यही कहा कि सुहेल भाई, इन्हीं लोगों में से कल बहुत अच्छे आर्टिस्ट हमें मिलेंगे। लेकिन ऐसा भाई, आप जब कोई एक बड़ा इवेंट करवाते हैं या फिर एक ऐसे क्रीम लोगों को रखते हैं, तो उनमें आप फ्रेशर्स पे बहुत मुश्किल से दाव खेलते हैं कि भाई फ्रेशर को लेके आया कहीं ऐसा। तो इस वजह से उनको फाइन करने के लिए, उनको क्रीम बनाने के लिए इस तरीके के इवेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पर ही उनका माइक प्रेशर, फियर वगैरह सब निकलेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। वो आर्ट की बारीकियों को सीखेंगे कि रदीफ काफिया क्या होता है, शेर के शेरियत क्या होती है शेर के अंदर, शेर के फसाहत बलागत क्या होती है। इनफैक्ट आप ये जानेंगे कि शेर को किस तरीके से आप तहम करते हैं, किस तरीके से शेर की तफहीम होती है, तशरीह क्या होती है, ये सब चीजें जानेंगे। क्योंकि एक कम्युनिटी जब कोई, इनफैक्ट मैंने जब फुटबॉल खेलना बचपन में जब शुरू किया, तो मैं घर में बैठे बैठे नहीं सीख सकता उसको। मुझे एक कम्युनिटी चाहिए जहां पर वो मुझे उन बारीकियों को सिखा सके कि नहीं आप ये गलत करो। क्योंकि एक उस्ताद, एक टीचर हर वक्त आपके साथ नहीं रहता, लेकिन जब आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं, वहां पर उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो वो चीजें भी, बहुत सारी चीजें वो पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उन चीजों को हम आपस में आदान प्रदान करते हैं। इनफैक्ट हम लोग कई बार हम लोग बैठ जाया करते हैं इवेंट्स के अंदर, तो हम लोग चीजों के बारे में एक दूसरे से डिस्कशन किया करते हैं कि भाई आपने ये शेर यहाँ पर गलत किया, आपने ये शेर यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ऐसे हम लोग जब इस तरीके से डिस्कशन करते हैं, तो हमारी आर्ट जो है वो बहुत ज्यादा फाइन हो जाती है, बहुत ज्यादा हमारी आर्ट के अंदर बहुत बहुत निखार आता चला जाता है, और हम इर्तिका की तरफ गामजन हो जाते हैं। तो इस तरीके से, और विजन, रही बात विजन की, तो मैं यही बात मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ कि विजन आर्टशाला का ये है कि आपको बहुत जल्दी हिंदुस्तान के बहुत बड़े बैनर्स में, नामों में आर्टशाला का नाम बहुत आपको चमकता हुआ नजर आएगा कि आर्टशाला सही हो। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो ट्रेनिंग देते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आप सिखाते हैं, तो नहीं, हम लोग सिखाते नहीं है, हम लोग आपस में बैठते हैं, दोस्त वगैरह हैं जो आपस में बिल्कुल सीखते सिखाते हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, एक दूसरे से हम लोग आदान प्रदान करते हैं। तो जो प्रॉपर डिस्कशन होता है उसी के थ्रू बंदे की ग्रूमिंग हो जाती है। जी 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 बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आइडिया है। इससे पहले कि आगे बढ़े हम, कुछ सुना दीजिए प्लीज। जी, मैं गजल से कुछ शेर सुना देता हूँ। ऐसी मुर्दार समाअत थी कि हम क्या करते, ऐसी मुर्दार समाअत थी कि हम क्या करते, तुम भी होते तो वहां तुम भी तमाशा करते। ऐसी मुर्दार समाअत थी कि हम क्या करते, तुम भी होते तो वहां तुम भी तमाशा करते। और इसलिए भी मैं नहीं आया शिकायत करने, इसलिए भी मैं नहीं आया शिकायत करने, तुम भी एहसास नदामत के सिवा क्या करते। इसलिए भी मैं नहीं आया शिकायत करने, तुम भी एहसास नदामत के सिवा क्या करते। और तुम भी आए तो कड़ी धूप ही लेकर आए,
क्या बात। तुम भी आए तो कड़ी धूप ही लेकर आए, तुमसे उम्मीद थी मौसम को सुहाना करते। तुम भी आए तो कड़ी धूप ही लेकर आए, तुमसे उम्मीद थी मौसम को सुहाना करते। और ये तो अच्छा है कि खामोश खड़ा हूं अब भी, ये तो अच्छा है कि खामोश खड़ा हूं अब भी, वरना तुम लोग नदामत से गुजारा करते। ये तो अच्छा है कि खामोश खड़ा हूं अब भी, वरना तुम लोग नदामत से गुजारा करते। और बस यही सोच के हर तंज सहा दुनिया का, बस यही सोच के हर तंज सहा दुनिया का, धूप कितनी हो समंदर नहीं सूखा करते, धूप कितनी हो समंदर नहीं सूखा करते। और मक्ता समाप्त कीजिएगा कि तुम सलीके से जला ही न सके खुद को सुहेल, तुम सलीके से जला ही न सके खुद को सुहेल, वरना सूरज की तरह तुम भी उजाला करते। तुम सलीके से जला ही न सके खुद को सुहेल, वरना सूरज की तरह तुम भी उजाला करते। क्या बात। तो सुहेल भाई एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये मैं लगभग सभी शायरों से पूछना चाह रहा था जी जी कि जैसे आप लोग यहाँ परफॉर्म करते हैं, अपनी शायरी सुनाते हैं और मंच जब तालियों से गूंज जाता है, सबके मुंह से मतलब अनायास ही जो है वहां निकलती है, जी तो वो कैसी फीलिंग आती है, मतलब वो क्या हाई फील होता है आपको? जी, असल में तो ये है कि हमारी रातों की मेहनत का कर्ज अदा हो जाता है अब सुन लेते तो हम लोग, क्योंकि एक शायर समझ में आ जाता है कि जब वो दिल से निकलती है किसी की बात, तो अलग ही उसका एक वो एक कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक शेर है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं भूल रहा हूँ शायर, सब लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए, इस तरीके से कुछ शेर है, खैर मैं भूल रहा हूँ उसको। तो ये है कि शायर जब कोई शेर कह देता है तो फिर उसके बाद वो दुनिया का हो जाता है, वो उसका खुद का नहीं रहता है। और जिस मेहनत से हम लोग जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं एक एक गजल में महीनों लगा देता हूँ कहने में। मेरा जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, मैं एक शेर को कहने में 2-2 3-3 दिन, कई बार हफ्ते लगा देता हूँ। इनफैक्ट मेरा एक शेर मैंने 3 महीने लगा दिए थे उसकी जो क्राफ्टिंग के अंदर। तो हम लोग जब वो शेर जब हम लोग सामईन के सामने पेश करते हैं और उनकी दाद मिल जाती है तो हम ये समझते हैं कि हमारी मेहनत का हक अदा हो गया। क्राफ्टिंग की आपने बात करी, तो जैसे हम काफी सारे गजलों में बहुत जरूरी होता है कि आप प्रदीप रखें, काफी रखें, हर चीज का जो ख्याल मीटर है उसका ख्याल रखें। तो इन सब चीजों में कभी आपको लगता है कि टेक्निकल जो चीजें हैं, इन सब चीजों में जो कई बार बंदा जो कहना चाह रहा है वो चीज कहीं शायद सप्रेस होती है? या बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि इसके ऊपर कई बार मैं कई इंटरव्यूज में बैठा तो कई नए लिखने वालों ने मुझसे कहा कि जब हम लोग बहर में लिखते हैं तो हमारे ख्याल मर जाते हैं। तो एक तरीके से ये बात कहीं उन लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत न्यू बिगिनर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा बिगिनर्स होते हैं। असल में मैं आपसे एक बात कहूं कि जब आप रब जमीन पे चल रहे हैं और जब आप रस्सी पे चल रहे हैं तो रस्सी पे चलना आर्ट है, जमीन पे चलना आर्ट नहीं है। तो जब आप बहर मीटर के अंदर जब कोई बात कह रहे हैं तो वो आर्ट है, ठीक है। और जब आप में इनफैक्ट ये वाली बात भी है कि जब आप शुरू में मीटर में कहना शुरू करते हैं तो आपको मुश्किल आएगी। अगर मैं कल को ये चाहूं कि मैं रस्सी पे चलना शुरू करूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा वो चलना। शुरुआत में मैं गिरूंगा, बहुत गिरूंगा, लेकिन फिर ये कि फिर कुछ दिनों के बाद उस तरीके से मश्क हो जाएगी मेरी कि मैं आसानी से बहुत ज्यादा चलूंगा। और फिर तो मैं लकड़ी लेकर के और फिर मैं जगलिंग भी कर लूंगा उसके ऊपर। तो इसी तरीके से शायरी का भी प्रोसेस होता है। हम इतनी आसान चीजें नहीं है। शुरुआत में हम लोग बहर में आते हैं तो बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि आपको वजन आहंग बैठाना पड़ता है जहन में बहरों का, वो आहंग बैठने में बहुत, लेकिन मश्क होते 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 फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपको बहर में कहना बड़ी बात नहीं है, कि क्या नया कुछ अच्छा कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक सजेशन जो आप नए राइटरों को देना चाहें कि अगर आप प्रॉपर मीटर में लिखना चाहें तो आपको एक चीज जो फॉलो करनी है, ओनली वन जी, अगर आप प्रॉपर मीटर में लिखना चाहें तो आप ये है कि आप कोई सी भी बहर, कुछ मुतरन्निम बहरें हैं उनका इंतखाब कर लीजिए। आप ये है कि आपको तख्ती, जब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ तरन्नुम में आप या फिर किसी का आहंग अपने जहन में बैठा करके ही कहें, ऐसा नहीं है कि आप तरन्नुम से ही बैठा सकते हैं उस बहर का आहंग। आप बार बार किसी शेर को पर्टिकुलर आप एक बहर का इंतखाब कर लें, किसी शायर की उस पर गजल देख लें और उसको दोहराते रहें। उसको दोहराते रहेंगे तो आपके पास ये कि आप कुछ टाइम बाद आपको उसकी रिदम मिल जाएगी, क्योंकि बहर में एक रिदम है। जब वो रिदम मिल जाएगी आपकी तो आपकी मश्क हो जाएगी। फिर उस रिदम में आप अपने शेर कहना शुरू करें। या फिर जो बहुत ज्यादा न्यू है तो आप ये कोशिश करें कि आप तरन्नुम में कह लें और फिर उसके बाद, जैसे कि आज के इवेंट में भी मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो तरन्नुम में पढ़ के गए, लेकिन
उनको तख्ती करना और जो है वजन के बारे में नॉलेज नहीं थी, इस वजह से वो तरन्नुम में भी बेबहर पड़ गए। तो आप तरन्नुम में पढ़ें शुरुआत में, और फिर उसके बाद आप ये है कि उसकी तख्ती कर लें कि भाई किस तरीके से मेरा कहीं शेर वजन से तो नहीं जा रहा है, और फिर उसके बाद फिर चीजें धीरे धीरे आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, आपको तख्ती करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मात्राएं गिनना जिन्हें कहते हैं 1 2 1 2, तो वो उन चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। धीरे धीरे आप उनके अंदर बिल्कुल बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। तो सोहेल भाई, हम रेडियो प्लेबैक इंडिया के बारे में आपको बता चुके हैं जी, ये एक लीडिंग पॉडकास्टिंग स्टेशन है हमारा, और मेंजा के बारे में भी आपको बता चुके हैं कि मेंजा जो है एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी विषय के ऊपर 4 या 5 लोगों के साथ बैठकर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। जी। और ये चीज अगर हम आपको, जैसे हमारे रेडियो प्लेबैक इंडिया की जो कम्युनिटी है, हम चाहेंगे कि आप वहाँ पे एक अपना चैनल जो है स्टार्ट करें, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप किस तरह का चैनल शुरू करना चाहेंगे। जी, अगर शायर हूं तो ये तो जाहिर सी बात है कि शायरी से जी। रिलेटेड ही कुछ ना कुछ होगा। बस ये जरूर है कि मैं उस पर कोशिश ये करूंगा कि नए लोग जिनका इंतखाब मैंने किया हुआ है उनमें मैं बिल्कुल मुंह जबानी, मुझे नाम याद है, मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो आराम से ले सकता हूँ। मैं जयपुर में कई ऐसे लड़के हैं कि वो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उस चैनल से उनकी शायरी भी आगे जाए, लोगों को मालूम पड़े कि जयपुर में किस तरीके का भी शायरी का माहौल है, किस तरीके के बैनर्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, जो कि बहुत अजीमुशान बैनुल अक़वामी स्तर के जो है वो मुशायरे करवा रहे हैं, मुनाकिद करवा रहे हैं। तो ऐसी चीजें मंजर आम पे जाना बहुत जरूरी है, जो कि मंजर आम पे नहीं जा पा रही है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल ये पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो जयपुर का जो अदबी माहौल है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे। इनफैक्ट कुछ वक्त पहले यहाँ पर जयपुर तो अदब का गहवारा रहा है। आप जब देखें तो यहाँ पर से आपको कमर साहब यहाँ के थे, इनफैक्ट आप हसरत जयपुरी यहाँ के थे, कमर साहब यहाँ के थे। तो बहुत सारे यहाँ पर शायर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कहा है। इनफैक्ट हमारे पास ही एक टोंक जो अदब का गहवारा वो भी रहा है, उसमें से मखमूर सईदी बहुत एक बड़े नाम जो निकल करके आए। इसी तरीके से जयपुर के आसपास के भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, दोसा वगैरह के भी, क्योंकि जयपुर सिर्फ जयपुर नहीं होता। फिर जयपुर के पास में जो आसपास में जो कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर भी बहुत अच्छी शायरी हो रही है। तो वो भी आगे तक पहुंचे। मेरा ये बिल्कुल मैं इसी तरीके की चीजें उस चैनल के ऊपर लाना चाहूंगा। आप, क्योंकि आपको इन चीजों की इतनी नॉलेज है, आप इतने वास्ट एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको ये सब नॉलेज जो है अगर आप उस पर शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को फायदा। जी बिल्कुल, मुस्तफीद माशाल्लाह कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली इनवाइट करूंगा, एंड वेलकम टू आरपीआई फैमिली। जी आप जरूर उसमें आइए और अपना एक चैनल हमारे साथ क्रिएट कीजिए। जी बहरहाल चलने से पहले आप एक और कुछ जी मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ देता हूँ बस, कि तुझको आईना दिखाना चाहता हूँ, बस कोई अच्छा बहाना चाहता हूँ। तुझको आईना दिखाना चाहता हूँ, बस कोई अच्छा बहाना चाहता हूँ। थोड़ी ही मिट्टी है हाथों में मेरे, और थोड़ी ही मिट्टी है हाथों में मेरे, और चाक पर क्या क्या बनाना चाहता हूँ। थोड़ी ही मिट्टी है हाथों में मेरे, और चाक पर क्या क्या बनाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, आपके आने से रेडियो प्लेबैक और मेंजा दोनों आबाद होंगे। आप जरूर आइए। जी मेरी खुश नसीबी, मेरी खुश बख्ती है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।